नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी को। तो चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव। यह जो है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 है, जो पेडागोगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट में इससे पेडागोगी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे जो इसमें मेन टॉपिक यही है कि पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, उसके बाद दलित, धर्मनिरपेक्ष देश कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, जिसके लिए कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है पेडागोगी के लिए, क्या क्या। तो इस फोटो को देख के आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी जो है दूसरे कल्चर से आते हैं, एक दूसरे से भिन्न दिखाई देने में, मगर सब हाथ पकड़े हुए, मतलब समानता, भिन्नताओं में भी समानता है। यही है जो हमारे देश की खासियत है कि विविधता में एकता वाले देश। जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश को कहा है कि सब अलग अलग है, हैंडीकैप है, ये देख नहीं सकते हैं। इन फोटो में जितने सारे बच्चे सभी एक दूसरे से डिफरेंट है, मगर सभी आपस में बराबर है, हाथ पकड़े हुए, मतलब ये एक दूसरे तो भिन्न है, मगर भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से समान है। तो यही है, इस चैप्टर में यही सब चीज़ें पढ़ाई गई है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या बताई गई है। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत कितनी विविधता वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म है, इसको नोट करना है। संसार में कितने मुख्य धर्म है? 8। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 भी से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ पे 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ मुख्य 8 धर्म है। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। जो सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछती है सीटेट, अदरवाइज कहीं से क्वेश्चन नहीं आता। आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने हैं, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने पढ़ने हैं और एग्ज़ाम आप लोग का इजीली क्लियर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद है कि मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा क्या किए जाते हैं? नृत्य, डांस। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। इसमें वही है कि पूर्वाग्रह, जो पहले से ही राय बना लेता है आदमी की वो ऐसा है, वो इस तरह का कपड़ा पहनता है, फटे कपड़े हैं तो वो भिखारी ही होगा, या फिर इस तरह की जो पूर्व धारणा है, पूर्व धारणा से मतलब है कि पहले से राय बना लेता है, उसको ही पूर्वाग्रह कहा जाता है। और रूढ़िवादिता होता है कि एक ही छवि पे आदमी को बांध लेता है कि लड़की है तो ये खाना बनाएगी और लड़का है तो ऑफिस का काम करेगा। ये सब है रूढ़िवाद धारणा है। उसके चलिए देखिए, यहाँ पे बताया गया पूर्वाग्रह के बारे में। तो पूर्वाग्रह है क्या? तो पूर्वाग्रह से है तात्पर्य उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों में से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाएं। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार की पूर्वाग्रह है, या दूसरे लोगों के दिमाग में भी यह पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में यह पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? ये सारे क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है, देख के क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे है क्या? आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। गांव में जो रहते थे आधे से ज़्यादा भारतीय जो है गांव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। ये सादा जीवन जीते हैं, इनको ज़्यादा आधुनिक का उपयोगी नहीं होता है। ये लोग अपना सादा जीवन जीते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य हो जाते हैं। ग्रामीण लोग जो है काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करते हैं। उसके शहरी लोगों के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है। तो देखिए, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। यह सब जो है पूर्व धारणा है। जो पूर्व धारणा मतलब होता है पूर्वाग्रह, कि ये सब माना हुआ है कि आलसी आदमी होता है शहर के लोग, बल्कि शहर के लोग आलसी नहीं होते हैं। शहर के लोग बहुत काम करते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं। यहाँ पे तो आलसी का कोई सवाल ही नहीं होता है। और ये जो है ना पूर्व धारणा है, पूर्वग्रह है कि हाँ लोग आलसी होते हैं शहर के लोग, और गाँव के लोग हैं तो बस खेती पर ही डिपेंड होते हैं, खेती ही करते हैं या फिर सादा जीवन जीते हैं। आजकल गाँव में भी बहुत कुछ हो गया है। तो ये सब पूर्व धारणा है। उसके बाद शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्य के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए की ओर आने जाने में खर्च हो जाता है। ये सब जो है ना पूर्वाग्रह है। ये सब जो पहले से ही धारणा बना दिया गया है कि शहर के लोग ऐसे, गांव के लोग ऐसे, लड़का है तो ये नहीं कर सकता, लड़की है, ये सब रूढ़िवाद धारणा, पूर्वाग्रह, ये सब बना दिया गया है। ये सब जो क्वेश्चन है सीटेट में कथन और कारण वाले क्वेश्चन इससे आएंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, इस चैप्टर को। यह पेडागोगिक बेस्ड चैप्टर है।
तो चलिए पढ़ते हैं आगे। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों की अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे के सरोकार के वालों में देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह है। वही हुआ कि हम किसी के बारे में पहले से राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, वो क्या है? पूर्वाग्रह है। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जैसे लोग कहते हैं कि शहर का आदमी आलसी होता है, तो ये क्या है? एक पूर्वाग्रह है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। जो पूर्वाग्रह में है कि पूर्वाग्रह में तो आप तो उसको उसी रूप में देखेंगे कि पहले का आदमी ऐसे रहता, तो उसमें से आपको नेगेटिविटी दिखेगी, पॉजिटिविटी आपको दिखेगी ही नहीं। वही बताया गया है कि बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। तो जो अंग्रेजी नहीं जानता है तो वो ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी नहीं है, उसके अंदर भी बहुत ज्ञान है। तो ये सब पूर्वाग्रह है कि अंग्रेजी जानता है तो ज्ञानी है, अंग्रेजी नहीं जानता है तो ज्ञानी नहीं है। उसके चलिए आगे पढ़ते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वह आते हैं, जिस तरह से वह बोलते हैं, जैसे कपड़े वो पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उससे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुँचा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पूर्वाग्रह की भावना से दूसरे लोगों को ठेस पहुँचा देते हैं, दुख पहुँचा देते हैं। उसके बाद चलिए अब क्या बताया गया? भेदभाव, लड़के और लड़कियों में भेदभाव। लड़के और लड़कियों में क्या भेदभाव बताया गया? समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली बात क्या है? आइए देखते हैं इसकी सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है इसकी? तो चलिए देखते हैं। ये सब कुछ बातें बताई गई है कि लोग किस तरह की बातें करते हैं, तुमसे कितनी अलग दिखती हो। ये सब क्या है कि रूढ़िबद्ध धारणा है, पूर्वाग्रह है। ये सब चीज़ों की आपको बस दो ही चीज़ कॉन्सेप्ट में बैठाना है, दिमाग में बैठाना है। कॉन्सेप्ट वाइज कि पूर्वाग्रह क्या है और रूढ़िवादिता क्या है। इन दोनों चीज़ों में जब आप अंतर करने लगेंगे तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में बनेंगे। और सीटेट इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता से। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर हम इस कथन को ले कि वह रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। तो हम लोग को पहले से कहा जाता है कि लड़का रोता नहीं है, लड़की रोती है। ये सब क्या है? तो रूढ़िबद्ध धारणा है। तो पहले से बता दिया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम रोगी, लड़की कोमल होती है, लड़कियाँ घर की खाना बनाएगी, और लड़के हैं जो वो कठोर हृदय के होते हैं, और लड़के रोते नहीं। ये सब क्या है? ये सब एक रूढ़िबद्ध धारणा है। तो देखते हैं, बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो उसके माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़की हो। लड़के बहादुर होते, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना है तो भी वह नहीं रोता है, आपको रोक लेता है, अपने आप को रोक लेता है रोने से। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। वही है लड़कियों के साथ क्या है कि वह कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती है, वह बहुत ही सुशील होती है। ऐसे कथनों को लेकर जब उन पर चर्चा किया जाए तो लड़कियों पर लागू होता है ये सब कथन कि लड़कियाँ जो है कोमल होती है, मधुर स्वभाव की होती है, मधुर बोली बोलती है। ये सब लड़कियों के लिए जो रूढ़िबद्ध धारणा पहले से रखी गई है। उसके बाद चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा बनाना क्या होता है? रूढ़िबद्ध धारणा बनाना कि एक ही छवि में बांधना, उसको एक ही छवि में बांध देना, ये होता है रूढ़िबद्ध धारणा। तो चलिए इसमें से मेन टॉपिक पढ़ते हैं। मेन टॉपिक क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। रूढ़िबद्ध धारणा कैसे बनता है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। तो एक ही छवि में बांधना क्या होता है? रूढ़िबद्ध धारणा होता है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या उठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण ही होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग कुछ समूह में वैसे है, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणा मतलब आप लोग को एक ही चीज़ याद रखना है कि रूढ़िबद्ध धारणा मतलब होता है एक छवि में बांधना। किसी को अगर हम एक छवि में कि लड़कियां यही काम कर सकती हैं और लड़के जो हैं रो नहीं सकते हैं, रोना नहीं है लड़कों को,
और लड़कियां जो है वो खाना बनाएगी, लड़कियां कोमल होती है, लड़कियां मधुर बोलती है। ये सब क्या है कि एक ही छवि माना, उसको एक ही रूप से देखते हैं, उसको दूसरा रूप नज़र ही नहीं आता। ये सब क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद एक होता है असमानता और भेदभाव। असमानता एवं भेदभाव क्या होता है? भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं का व्यवहार करने लगते हैं। जब पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं को अपने जीवन में लोग लागू कर लेते हैं तो वहीं उत्पन्न हो जाता है असमानता एवं भेदभाव, वहीं उत्पन्न हो जाता है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में नहीं रहने देते हैं, या कुएं या हैंडपंप से पानी पीने नहीं देते हैं, दूसरों को इस्तेमाल किया गया कप या गिलास में चाय नहीं पीते, तो ये सब क्या है? ये सब एक भेदभाव है, भेदभाव और असमानता है ये सब। तो भेदभाव और असमानता कब उत्पन्न होती है? जब लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं को अपने जीवन में व्यवहार में लाना शुरू कर देता है। तो असमानता और भेदभाव का होना तो लाजमी ही है। तो चलिए और कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट्स में एक दलित। दलित जो शब्द है, इससे क्वेश्चन सीटेट में आते ही हैं, तो आप लोग को देखना है। सीटेट जुलाई में भी इससे क्वेश्चन आए हैं, तो देखिए इसको पढ़ते। दलित शब्द का अर्थ क्या होता है? दलित शब्द का अर्थ होता है दबाया गया या कुचला गया। इसको याद रखना है कि दलित शब्द का अर्थ क्या होता है? दबाया गया या कुचला गया। तो पढ़ते, जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वह इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो ये है दलित के बारे में कुछ। और रूढ़िबद्ध धारणा एवं भेदभाव में क्या अंतर है, इसको बताना है आप लोगों को कि रूढ़िबद्ध धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है। रूढ़िबद्ध धारणा, भेदभाव, असमानता और पूर्वाग्रह, इन सब चीज़ों में आप लोग को पकड़ बनानी है। इन सब चीज़ों से ही क्वेश्चन आएंगे सीटेट में। उसके बाद है भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान के पिता कहे जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव उनकी जो है बताती है क्या 1901 में हुआ था, जब वो केवल 9 साल के थे। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 9 साल के थे तो वो महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ जो पिता से मिलने गए थे, तो उसके साथ एक घटना हुई थी जो एनसीईआरटी में उसको बताया गया, और इसी से क्वेश्चन जुलाई सीटेट में पूछा गया था। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे पूछा कि टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिया। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके थे। हमने बताया कि हम कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वह हमारी मुश्किल को देखकर परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता है। उसके बाद क्या है, स्टेशन मास्टर हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल सोचे मेरे मुंह से निकल गया, हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे में अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना अपने कमरे में वापस चले गए। हम वहीं खड़े रह गए। उसके बाद 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिपसा गया। पिताजी नहीं आए थे और ना ही उनका नौकर आया। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। हम काफ़ी घबराए हुए थे। इन्होंने अपनी बुक में इन सब चीज़ों को लिखा है कि कैसे भेदभाव हुआ करता था, छुआछूत की भावना थी। तो आइए इस कहानी को पूरा करते हैं। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने को सोच रहे हैं। हमने कहा कि हमें किराए पर बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं होता तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महान हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी ले जाकर अपने आप को गंदा या नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम 2 गुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं है। स्टेशन मास्टर ने जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, वो भी चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इस कहानी में से क्या सीख मिलती है? तो ये कहानी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने 9 साल की उम्र में इसके साथ जो घटना हुई, इसमें इन्होंने बताया कि ये महाजाति से थे और ये महाजाति को बम्बई प्रांत में जो माना जाता था, अछूत माना जाता था। ये दुगने पैसे भी देने के लिए माने गए कि हम दुगना पैसा भी देंगे, फिर भी लोग अपना गाड़ी में इनको नहीं बैठाए, क्योंकि उस टाइम जो था अछूत की भावना, छुआछूत की भावना बहुत थी, पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता बहुत थी। तो इन्होंने इस कहानी के जरिए अपना जो एक्सपीरियंस है उसको रखा था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे
उनका जो काल था 1891 से 1956 तक था। 1891 से 1956 तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का काल था। संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाने जाते हैं। वो महार जाति से थे और उनका जन्म जो हुआ था महार जाति में हुआ था, जो अछूत जाति मानी जाती थी। तो उन्होंने जो अपनी पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए वो जो इंग्लैंड गए थे, वकील बनने के लिए वो कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। तो इन सारी चीज़ों को अम्बेडकर जी का याद रखना है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद है समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जो गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले की बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुष के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी शिक्षा का अधिकार मिले। दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। उसके बाद है 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह के संघर्ष किए। कई नेताओं ने इन लड़ाइयों में हिस्सा लिया था, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ, एक राष्ट्र बना, तो समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया गया और उस पर सुनवाई हुई, जो हम सभी भारतीयों के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाने लगा और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पाए गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने भी यह कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करना में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत क्या है? तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। उसके बाद है हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, पर यह पाठ इसी बात को उठाया कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसलिए इसके लिए लोगों के बीच संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए गए कदम बहुत ज़रूरी हैं। तो इस चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोग को देखना है, बनाना है कि क्या क्या इसमें से क्वेश्चन दिए हैं। तो इस चैप्टर से जो मेन हम लोगों को जो पढ़ना है, जो शॉर्ट्स नोट के रूप में तैयार करना है, तो क्या क्या तैयार करना है, तो जो BBI है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, तो वो क्या, दलित का मतलब क्या होता है? तो दलित का मतलब होता है क्या? कुचला गया या दबाया गया। दलित का क्या मतलब होता है? कुचला गया या दबाया गया। उसके बाद याद रखना कि भारत क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष देश है। उसके बाद इसमें याद रखना है कि पूर्वाग्रह क्या है? कि किसी के बारे में हम लोग राय बना लेते हैं, पहले से ही राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में उस चीज़ को बैठा लेते हैं कि वो आदमी कैसा है, तो वही है पूर्वाग्रह। और उसमें से और एक चीज़ याद रखना है कि रूढ़िवादिता क्या है? कि हम जब किसी चीज़ को या किसी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं, वो क्या है? और उसके बारे में जो पक्की धारणा बना लेते हैं, तो वो क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है। उसके बाद भेदभाव क्या है? कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर हम व्यवहार करने लगते हैं, अपने जीवन में उसको डालने लगते हैं, उसको क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। उसके बाद भारत जो है इतने सारे विभिन्नताओं के वजह से भी हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश हैं। तो क्यों? क्योंकि भेदभाव और जो है बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं और हम अपनी एकता को बनाए रखते हैं, इकट्ठे रहते हैं, भाईचारा की भावना होती है। इसलिए जो है हम जो है विविधताओं वाली देश है। विविधता है, इसमें भिन्नताएँ हैं, तो भिन्नता के साथ साथ समानता भी है। उसके बाद इसमें हम लोग ने क्या देखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में देखा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान के पिता हैं और दलितों के सबसे बड़े नेता भी हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
उसके बाद इन्होंने वकील बनने के लिए कहाँ गए थे, तो वकील बनने के लिए यहाँ बनने के लिए जो इंग्लैंड गए थे वकील बनने के लिए। उसके बाद जो है ये कौन सी जाति से थे, तो महाजाति थे। और एक पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना ही है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ के आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपको पढ़ना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आप लोग इतनी बड़ी बुक पढ़ तो सकते नहीं हैं। तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स ही पढ़ना होगा, जो बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।